नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने छोटा सा टॉपिक लिया था और उसे कवर करवा दिया था, स्थानीय प्रशासन से संबंध। कल हम जो हमारा टॉपिक था स्थानीय प्रशासन से संबंध, हमने उसकी बात की थी। छोटा सा टॉपिक था, 3-4 पॉइंट्स थे, उसको मैंने कवर करवा दिया है। आप एक रीडिंग मारिएगा, आपको याद हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार आप लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल टॉपिक था वो। आज हम बात करने वाले हैं नागरिक एवं प्रशासन की, है ना। और उससे संबंधित है जन शिकायतों के निवारण की मशीनरियां। नागरिक से ही संबंधित है, प्रशासन से ही संबंधित है, तो इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। निष्ठा, आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी की भी बात करेंगे, ऑम्बुड्समैन की भी बात करेंगे, लोकपाल की बात करेंगे, है ना। तो इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो ये वीडियो होगा वो 2-3 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि यही जो टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़े हैं। इनमें कई तरह की सिस्टम्स आते हैं। जैसे जो नागरिक होते हैं, नागरिक को यदि लोक सेवक के विरुद्ध, लोक प्रशासक के विरुद्ध कोई भी शिकायत करते हैं तो शिकायत किन माध्यम से करते हैं, आधार क्या होगा शिकायत का, सिस्टम क्या क्या बनाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, तो इन सारे की चर्चा हम करेंगे, है ना। जैसे कि सिस्टम, कुछ विभाग है ना, जैसे कि एक विभाग है, मतलब कि प्रशासनिक सुधार विभाग करके है, उसकी भी बात करेंगे हम। कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, उसकी बात करेंगे, है ना। कुछ संस्थान होते हैं जो लोक प्रशासन के जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लोक प्रशासन के विरुद्ध काम करते हैं, यदि वो गलत काम करते हैं तब, जैसे कि सीबीआई हो गई, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, राज्य में भी सतर्कता आयोग का गठन किया, उनकी भी बात हम करेंगे, लोकपाल की बात करेंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये पार्ट्स में आएंगे, 2-3 पार्ट्स में हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि 2 ही पार्ट्स में हो जाए, छोटे छोटे वीडियो हों, है ना। जन सहभागिता की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक ये भी है और थोड़ी सरल टॉपिक है। सूचना का अधिकार भी एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा। तो आज हम जो बात करेंगे वो नागरिक एवं प्रशासन और जो शिकायत की मशीनरियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि साथ का ही टॉपिक है, साथ में ही इसको पढ़ा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। नागरिक और प्रशासन, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बात आज हम करने वाले हैं। किस प्रकार से एक नागरिक और प्रशासन का संबंध होता है। यदि नागरिक को कोई भी परेशानी आती है, परेशानी होती है, लोक प्रशासन के द्वारा कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कतें होती है, कोई मुश्किलें होती हैं, तो किस प्रकार से एक नागरिक शिकायत करता है ना, शिकायत करता है। शिकायत के क्या माध्यम होते हैं, शिकायत के प्रकार क्या होते हैं, शिकायत की क्या प्रणाली विकसित की गई है ना, शिकायत करने के लिए क्या तंत्र विकसित किए गए। तो इनके सभी की चर्चा हम आज भी इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या सीपी ग्राम्स क्या है, कार्मिक पेंशन मंत्रालय क्या है, सीबीसी क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, इनकी सभी की चर्चा हम करेंगे। क्या है सीबीआई, क्या है, जब एक जो लोक सेवक होता है यदि भ्रष्टाचार करता है ना, तो उसके भ्रष्टाचार की जांच किसके माध्यम से की जाती है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो इनकी सभी की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ा होगा, और बड़ा होने के साथ साथ हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे आपको भी पढ़ने में आसानी हो, आप पढ़ने में इंजॉय करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नागरिकों के साथ प्रशासन का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो नागरिक होते हैं, तो नागरिक अपने प्रतिनिधि को विधायिका में बिठाते हैं चुनकर। विधायिका में जो सदस्य चुने जाते हैं वो नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। नागरिक उन्हें चुनते हैं, और विधायिका के कुछ सदस्य कार्यपालिका में, है ना, मंत्री परिषद के रूप में कार्य करते हैं। और जो कार्यपालिका है, हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत कई विभाग आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत कई विभाग आते हैं, उनके अंडर में ये जो प्रशासन होते हैं, ये लोक सेवक होते हैं, वो काम करते हैं, है ना। तो नागरिक विधायिका में चुनाव कर रही है, विधायिका के प्रतिनिधि का चुनाव कर रही है, तो प्रशासन का संबंध इनडायरेक्ट होगा, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से
चुनाव करती है नागरिक किसका? प्रशासन का, लोक सेवक का, है ना। वो डायरेक्टली उनको नहीं चुनती है, ना ही उनका संबंध होता है। इनडायरेक्टली एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं। बात रही पहले पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने राज्य और उसके प्रशासन के कार्य अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि की है। हम अपने केंद्र को लोक कल्याणकारी बनाने की अवधारणा, है ना, ला रहे हैं। अपने राज्य में लोक कल्याणकारी योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो राज्य है और विकसित बने, विकासशील से विकसित बने, है ना, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो इस अवधारणा के साथ साथ हम कार्य और अधिकारों में भी वृद्धि कर रहे हैं। प्रशासन के ऊपर कई जिम्मेदारियां आ रही हैं अब, है ना। पहले एक मंत्रालय में कुछ ही कार्य थे, लेकिन अब एक मंत्रालय को कई कार्य सौंपे जा रहे हैं, एक विभाग को कई कार्य सौंपे जा रहे हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, जिससे उनके कार्य अधिकार भी बढ़ रहे हैं, कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो कार्य क्षेत्र जब बढ़ेंगे और अधिकार बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, है ना। अत्याचार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अवसर मिल रहा है ना, कि एक ही काम यदि सौंप दोगे किसी को तो वो काम भी अच्छे से नहीं होगा, साथ ही साथ उसमें भ्रष्टाचार और अत्याचार भी होगा। जैसे पुलिस विभाग में, जैसे टीचर को ही मान लीजिए, टीचर में, शिक्षा विभाग में, स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर को एक से अधिक कार्य सौंप दिया गया, पढ़ाने के साथ साथ और कार्य भी सौंप दिए गए, है ना। तो क्या है कि वो पढ़ाएगा तो है नहीं, मतलब अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, बोलेगा कि मुझे अन्य काम भी सौंपे गए हैं तो मैं उनको भी करूँगा या करूँगी, है ना। तो क्या होंगे कि कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होगी, है ना, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे ढंग से, है ना। और क्या होगा कि एक तो पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से, और वो जो काम है वो भी ढंग से नहीं होगा, है ना। और घूसखोरी होती है, कई विभागों में घूसखोरी होती, कई सारे भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र जो है वो बढ़ा दिया गया है, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है। तो अब इन अत्याचार के खिलाफ, इन भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन को, सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। यदि नागरिक परेशान हो रही है, नागरिक को परेशानी हो रही है लोक सेवक के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कुप्रशासन के माध्यम से, तो कोई ना कोई कार्यवाही तो सरकार को करनी पड़ेगी। तो सरकार एक तंत्र विकसित करती है ना, शिकायतों के निदान के लिए। नागरिक शिकायत करते, यदि नागरिक को कोई भी दिक्कत आती है लोक प्रशासक के द्वारा, लोक सेवक के द्वारा, तो जो पीड़िता होती है, जो नागरिक होती है, जनता होती है, वो शिकायत करती है ना, उस मतलब कि उस लोक सेवक के खिलाफ शिकायत करती है। और शिकायत कहाँ करेगी? कोई तंत्र विकसित किया जाएगा तब, तो उसके लिए उचित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है कि यदि आप कार्य क्षेत्र बढ़ा रहे हो, अधिकार बढ़ा रहे हो एक लोक सेवक का, तो यदि कोई भी दिक्कत आती है जनता को, कोई भी भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और जनता को लोक सेवक के द्वारा दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा तंत्र स्थापित करिए जहाँ पे जो पीड़ित जनता है, पीड़ित व्यक्ति है, वहाँ पे अपनी अर्जी लगा सके, है ना, अपनी शिकायत लेके जा सके। तो कुछ तंत्र हमारे भारत में भी विकसित किए गए हैं, कुछ संस्थान विकसित किए गए हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। कुछ वैश्विक स्तर पे भी कार्य किए गए हैं। अब जो नागरिक है वो शिकायत किस माध्यम से करेगा? शिकायत के प्रकार क्या होंगे? कब शिकायत करेगा, है ना? जब प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, जब जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार फैला रही हो, सरकार अपना काम अच्छे से कर नहीं रही हो, मंत्री मंत्रालय अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, विभाग के अधिकारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, घूसखोरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तब शिकायत करेगा एक नागरिक, है ना। कहाँ करेगा? शिकायत निवारण के लिए जो तंत्र विकसित किया जाएगा वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि विधायिका भी नियंत्रण रखती है। आप कहेंगे कि आपने विधायिका के बारे में पढ़ाया था, कार्यपालिका के बारे में भी पढ़ाया था, तो वो नियंत्रण रख रही थी लोक सेवक के ऊपर। फिर ये अलग से तंत्र विकसित करने की ज़रूरत क्या है? क्यों जरूरी? क्योंकि जो कार्यपालिका और विधायिका होती है, न्यायपालिका, तो इनका जो कार्य क्षेत्र है बहुत बड़ा है ना। तो ये जन जन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए कुछ अलग से तंत्र स्थापित किए गए हैं, अलग से तंत्र स्थापित किए गए हैं शिकायत निवारण के, है ना।
शिकायत निवारण के, जिसके माध्यम से जो जनता है, जिसके माध्यम से जो नागरिक है वो अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं, है ना। उनका सही जो सलूशन होगा, है ना, सही जो सलूशन होगा, सही जो कार्रवाई होगी वो उस तंत्र के माध्यम से की जाएगी। सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो, यदि आप किसी क्षेत्र में हैं, किसी सत्ता में हैं, मतलब कि किसी भी कोई सरकारी अफसर है, किसी भी उसमें बैठा हुआ है, पद में बैठा हुआ, तो अपने सत्ता का, अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा हो, तब एक नागरिक शिकायत कर सकता है उसके विरुद्ध, है ना। यदि नागरिकों को परेशानी हो रही है, यदि कोई भी, मान लीजिए एक पुलिस वाला है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला बिना वजह के, बेवजह वो मोहल्ले में आके मार पिटाई करता है और किसी को एक डंडे दो डंडे लगा के चले जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बेवजह, बिना वजह के। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है, तो इसके विरुद्ध भी नागरिक शिकायत कर सकते हैं। कुप्रशासन मतलब कि आप प्रशासन अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपने अधिकार का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपको जिस पद में बिठाया गया है उस पद में आप सही से काम नहीं कर रहे हो, है ना। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है ना, जो आपका काम है वो काम सही ढंग से नहीं कर रहे, तो यदि ऐसा भी होता है तो नागरिक लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। भाई भतीजावाद आजकल तो यह बहुत ही प्रचलन में है। क्योंकि यदि कोई भी, आप किसी भी विभाग में जाएंगे, यदि कोई उनके रिलेशन का होगा, कोई उनसे संबंधित होगा, तो उनका काम पहले होगा, आपका काम बाद में होगा। तो ये भी है, यदि ऐसा होता है कहीं पे किसी विभाग के द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा, तो नागरिक को यदि परेशानी हो रही है तो नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना। अशिष्टता, यदि आप अशिष्ट हैं, है ना, अशिष्टता फैला रहे हैं, आप सत्यनिष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं, तो नागरिक इसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो यदि नागरिकों को लोक सेवक और एक प्रशासक के द्वारा कोई भी दिक्कत हो रही है तो नागरिक अपनी शिकायत लेके शिकायत निवारण प्रणाली में जा सकता है ना। वहाँ पे उसके शिकायतों की सुनवाई होगी, है ना, उसके लिए सुझाव दिया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। तो ये होता है। बात करते हैं आगे। नागरिक शिकायतों के निवारण के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, है ना, किस तरीके के प्रयास किए गए हैं, है ना। तो नागरिक शिकायतों के निवारण के प्रयास 2 स्तर से किए गए हैं, वैश्विक स्तर से और भारतीय स्तर से। तो सबसे पहले हम वैश्विक स्तर की बात करेंगे कि वैश्विक स्तर में क्या क्या प्रणाली, क्या क्या प्रयास किए गए हैं नागरिक के शिकायतों को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए, है ना। तो बात करते हैं ओम्बुड्समैन की, है ना। यह विश्व की पहली संस्था है जो प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए की गई थी। यह सबसे पहली संस्था है, विश्व की पहली संस्था है जो प्रशासन के विरुद्ध शिकायत, जो प्रशासन के विरुद्ध काम करेगी, प्रशासन के विरुद्ध यदि नागरिकों को कोई दिक्कत हो रही है, नागरिकों की शिकायतों को दूर करेगी, है ना। तो इस जो संस्था की स्थापना है वो सबसे पहले की गई थी। संस्था का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन, है ना। इस संस्था का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन, जो कि 1809 में स्वीडन में स्थापित की गई थी, है ना। स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्थान की स्थापना की गई थी विश्व में सबसे पहले। स्कैंडिनेवियाई देश है स्वीडन, और अन्य स्कैंडिनेवियन देशों में फिनलैंड में इसकी स्थापना हुई, डेनमार्क में हुई, नॉर्वे में हुई। तो 4 स्कैंडिनेवियन देश हैं जहाँ पे इसकी स्थापना सबसे पहले हुई। सबसे पहले स्वीडन में, फिर दूसरे नंबर पे फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1955 में, नॉर्वे में 1962 में, है ना। अब स्कैंडिनेवियाई जो देश है उससे बाहर सबसे पहले इसे कहाँ अपनाया गया? न्यूजीलैंड में। सबसे पहले जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं उनमें तो अपनाया गया, लेकिन स्कैंडिनेवियाई देशों से बाहर सबसे पहले न्यूजीलैंड में 1962 में
ऑम्बुड्समैन संस्था को अपनाया गया, जो कि प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों को दूर करेगा, है ना, नागरिकों की शिकायतों का निवारण करेगा। यदि वो प्रशासन से परेशान है तो, है ना, गंदे प्रशासन से परेशान है, कुप्रशासन से परेशान, लोक सेवक से परेशान है, तो उनकी शिकायतों को सुनेगा, उनके शिकायतों की निवारण की व्यवस्था करेगा। तो न्यूजीलैंड में संसदीय जांच आयुक्त के रूप में ऑम्बुड्समैन की स्थापना की गई। किस नाम से? संसदीय जांच आयुक्त के नाम से। स्वीडन में ऑम्बुड्समैन के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका भी आती। हमारे भारत में भी इसे अपनाया गया, इसे लाया गया। ऑम्बुड्समैन को लोकपाल और लोकायुक्त की तरह, है ना, लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में इसे अपनाया गया। लेकिन हमारे जो भारत में न्यायपालिका इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब आप न्यायपालिका के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। न्यायपालिका के लिए यदि शिकायत आती है, न्यायपालिका के विरुद्ध यदि एक नागरिक शिकायत करता है, तो आप जो ऑम्बुड्समैन होगा, जो लोकायुक्त होगा, जो लोकपाल संस्था होगी, तो उनके खिलाफ काम नहीं करेगी। किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका के भी सारे जो अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, न्यायपालिका, पूरा न्यायपालिका है, वो भी ऑम्बुड्समैन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन ने 1967 में 1967 में प्रशासकों के लिए संसदीय आयोग के रूप में ऑम्बुड्समैन को अपनाया, है ना। 1967 में प्रशासकों के लिए संसदीय आयोग के रूप में ऑम्बुड्समैन को अपनाया। किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने किस नाम से, किस रूप में अपनाया ऑम्बुड्समैन को? संसदीय आयोग के रूप में। कब? 1967। ये भी क्या करेगी? जनता की शिकायतों का निवारण करेगी, है ना। तो संस्था का नाम याद रखिएगा। स्वीडन में तो ऑम्बुड्समैन, और कहाँ? न्यूजीलैंड में संसदीय जांच आयुक्त के रूप में, और ब्रिटेन में संसदीय आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं आगे। भारत में भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन्हें लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में स्थापित करने की सिफारिश 1966 में की। भारत में भी इसकी स्थापना की सिफारिश की गई 1966 में। किस रूप में? लोकायुक्त और लोकपाल में। कि लोकपाल जो होंगे केंद्र में होंगे, केंद्र में लोकपाल की स्थापना की जाएगी, लोकायुक्त राज्य में लोकायुक्त की व्यवस्था की जाएगी। तो इसकी सिफारिश केवल की गई थी, स्थापना नहीं हुई थी। कुछ विशेषज्ञ हैं जो ऑम्बुड्समैन के बारे में कुछ कहते हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। डोनाल्ड रोबार्ट जी क्या कहते हैं? ऑम्बुड्समैन नौकरशाही आतंक के विरुद्ध लोकतांत्रिक सरकार की एक दीवार है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में ऑम्बुड्समैन एक दीवार की तरह काम करता है, जो नौकरशाही आतंक के विरुद्ध काम करता है ना। तो ये किसने कहा? डोनाल्ड रोबार्ट जी ने। गेराल्ड काइडेन ने क्या कहा? ऑम्बुड्समैन संस्थानीकृत जन जागरूकता है। क्या है? जन जागरूकता है, संस्थानीकृत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं फ्रांस में भी कुछ प्रयास किए गए शिकायत निवारण के लिए, है ना। नागरिकों के शिकायत के निवारण के लिए फ्रांस में भी कुछ प्रयास किए गए, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, प्रशासनिक न्यायालय, है ना। फ्रांस में प्रशासन और नागरिकों के मध्य विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई है। किसके रूप में? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के रूप में, प्रशासनिक न्यायालय के रूप में। अब समाजवादी देशों में भी कुछ समाजवादी देश हैं, जैसे चीन है, पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है। वहाँ पे प्रोक्यूरेटर पद्धति को अपनाया गया, जो प्रशासन और नागरिकों के बीच कोई भी वाद और विवाद है तो उसको सुलझाएगा, शिकायत का निवारण करेगा, है ना। तो ये क्या है? मुख्तार पद्धति। समाजवादी देशों में मुख्तार पद्धति को अपनाया गया, मुख्तार पद्धति लाई गई, जो कहाँ कहाँ लाई गई? चीन में, पोलैंड में, रोमानिया में, हंगरी में, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की सुनवाई का समाजवादी मॉडल है, जो समाजवादी देशों में अपनाया गया। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 1967 में संसदीय प्रशासन आयुक्त की स्थापना हुई। किसके लिए? नागरिकों की सुनवाई के
के लिए, है ना, प्रशासन के विरुद्ध। प्रशासन यदि कोई गलत काम करता है, नागरिक को उससे परेशानी हो रही है, तो नागरिकों की सुनवाई के लिए संसदीय प्रशासन आयुक्त की स्थापना 1967 में यूके में की गई। ये बात हुई वैश्विक स्तर की कि वैश्विक स्तर में कितने शिकायत निवारण के प्रयास किए गए। अब हम बात करेंगे भारतीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए, है ना, नागरिकों के शिकायत के निवारण के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए। तो बात करते हैं भारत की। भारत में नागरिक शिकायत व्यवस्था दो तरीके से की जाती है, एक कानूनी ढांचा और एक संस्थागत ढांचा। मतलब कानून में कोई अधिनियम लाके, है ना, कानून में कोई अधिनियम लाया जाता, उसके अगेंस्ट यदि कोई लोक सेवक, कोई लोक प्रशासक, प्रशासन, सरकार काम करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होती है, उसको पद से हटा दिया जाता है ना, उसको पद से उसकी पद मुक्ति हो जाती है, पद से उसको मुक्त कर दिया जाता है ना। तो कुछ संहिता है, कुछ अधिनियम है, कुछ कानून बनाए गए हैं, उसके अगेंस्ट यदि कोई भी लोक सेवक काम करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। यदि जनता शिकायत करती है तो जनता की शिकायत का निवारण किया जाएगा, जनता की शिकायत को सुना जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा, जनता को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा अधिनियम के माध्यम से, कानून के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, है ना। तो ये कानूनी ढांचा होता है जो कानून के द्वारा लागू किया जाता है। संस्थागत ढांचा, कुछ संस्थानों का निर्माण किया जाएगा, संस्थानों का क्या गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, लोक सेवक के कार्यों की जांच की जाएगी, निगरानी की जाएगी। यदि वो गलत पाया गया, यदि आपराधिक पाया गया, है ना, तो उस मामले में तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो ये बात हुई। तो संस्थानों का निर्माण किया गया है ना। यहाँ पे कुछ अधिनियम और कानून बनाए गए हैं, यहाँ पे कुछ संस्थानों का निर्माण किया, जैसे सीबीआई का गठन हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है, राज्यों में लोकायुक्त का निर्माण किया गया, कुछ समितियां हैं संसद के द्वारा बनाई गई हैं, है ना, कुछ आयोग का गठन किया गया है, तो जिनके माध्यम से एक लोक सेवक के ऊपर कार्यवाही की जाती है, लोक सेवक को निगरानी में रखा जाता है, लोक सेवक के कार्यों की जांच पड़ताल की जाती है कि वो कोई गलत काम ना करे, है ना, गलत काम करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा और नागरिकों की शिकायत की सुनवाई होगी। तो बात करते हैं पहले हम कानूनी ढांचा की। एक तरफ से जो कानूनी ढांचा है उसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप जान लीजिए क्या क्या है ना। कुछ 11 नियम है, कुछ अधिनियम है, तो वो बता दिया जाएगा, है ना। तो पहला जो है लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में आया था। इसके तहत क्या होगा कि एक लोक सेवक यदि कोई गलत काम करता है, उसके विरुद्ध यदि शिकायत होती है, नागरिक यदि उसके विरुद्ध शिकायत लाता है तो उसके ऊपर जांच की जाएगी, जांच अधिनियम के तहत, है ना। यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में आई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 में, यदि कोई भारतीय लोक सेवक है, नागरिक को परेशान किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। ये 1860 में आई थी। विशेष पुलिस स्थापना बल 1941 में, है ना। ये विशेष पुलिस स्थापना बल का क्या गठन किया गया था 1941 में। बाद में इसे सीबीआई में मिला दिया गया। यह राज्य पुलिस बल का संपूरक है ना। इसके तहत सीबीआई को जांच करने की शक्ति मिलती है। ये जो विशेष पुलिस बल स्थापना है 1941 में गठित हुई थी, इसके तहत सीबीआई को जांच करने की शक्ति मिलती है ना। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है सीबीआई, इसको जांच करने की शक्ति विशेष पुलिस स्थापना बल के माध्यम से मिलती है। दिल्ली पुलिस स्थापना बल अधिनियम 1946 में आया था। दिल्ली पुलिस के स्थापना के लिए अधिनियम लाया गया था 1946 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत सीबीआई का गठन किया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने का कानून लाया गया 1947 में, है ना। 1955 में संशोधन कर अत्यधिक कठोर बना दिया गया। पहले ये सामान्य कानून था, लेकिन 1955 में इसे
संशोधित किया गया, इसमें संशोधन लाया गया और इसे ज़्यादा कठोर बना दिया गया कि यदि कोई भी लोक सेवक भ्रष्टाचार करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, है ना। टेकचंद समिति, एक समिति भी लाई गई, टेकचंद समिति 1949 में, ये भी भ्रष्टाचार से संबंधित है ना। जांच आयोग अधिनियम 1952 में लाया गया, है ना। जांच आयोग नाम से ही पता चल रहा है, यदि कोई लोक सेवक गलत कार्य करता है तो उसकी जांच होगी, जांच में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह राजनीतिक नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्ति के विरुद्ध जांच है। जांच आयोग अधिनियम क्या है, इसमें जो राजनीतिक नेता होते हैं, राजनीति से संबंधित जो नेता हैं, मंत्री हैं और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनके ऊपर लोग कार्रवाई करने से डरते हैं, तो उनके विरुद्ध जांच खड़ी करने के लिए अधिनियम लाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रेलवे भ्रष्टाचार उच्च समिति या कृपलानी समिति 1953 में लाया गया, ये समिति 1953 में आई। रेलवे में यदि कोई भी लोक सेवक है तो पदस्थ है, पदाधिकारी पदस्थ है, तो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, मतलब कि गलत कुछ भी होता है ना, जैसे कि जो टीटी होते हैं, तो यदि गलत आपसे पैसे वसूल रहे हैं तो उसके खिलाफ आप इस समिति के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, है ना। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, ये इम्पोर्टेंट है, 1954 में आई थी, है ना। इसके तहत जो अखिल भारतीय सेवा में पदस्थ जो अधिकारी होंगे, लोक सेवक होंगे, इस नियम के अनुसार अपना काम करेंगे। इस नियम के अनुरूप यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें दंडित किया जाएगा, उन्हें पद से मुक्त भी किया जा सकता है। तो उन्हें इस आचरण नियम के अनुसार ही काम करना पड़े। केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम, मतलब जो केंद्र में जो एक लोक सेवक पदस्थ है तो उसको इस आचरण नियम 1955 के अनुरूप ही अपना काम करना पड़ेगा। जो रेलवे में सेवाएं दे रहे हैं वो लोक सेवक इस आचरण नियम 1956 के अनुरूप काम करेंगे। तो ये कुछ अधिनियम और नियम है जिनके अनुरूप एक लोक सेवक काम करेगा। यदि नहीं कर रहा है तो नागरिक के शिकायत के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांच होगी और उसे यदि दोषी पाया गया है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ये कुछ रहे कानूनी ढांचा, है ना, कुछ नियम, कुछ समिति और कुछ कानून। अब बात करते हैं इनके बारे में, डिटेल नहीं, इतना ही काफ़ी है। आप नाम और अधिनियम और गठन कब हुआ था ध्यान में रखिएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। अब बात करते हैं संस्थागत ढांचा की, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, है ना। संस्थानम समिति के आधार पे सीबीआई का गठन हुआ था, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। 1963 में सीबीआई का गठन हुआ था, जिसे विशेष पुलिस स्थापना बल में मिला लिया गया, है ना। तो इसकी बात हम करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, 1964 में इसकी स्थापना की गई। राज्यों में लोकायुक्त, है ना, हर राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की गई है ना। मध्य प्रदेश में भी हमारे लोकायुक्त अधिनियम आया, उसके तहत 1981 में लोकायुक्त की स्थापना की गई। लोकायुक्त हैं जो क्या करते हैं, लोक जो सेवक हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, है ना। तो 1971 में ये राज्यों में लागू किया गया। संसदीय समितियां हैं कुछ, जिनके माध्यम से एक लोक सेवक के मतलब कि लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट जो आयोग है उनकी बात हम करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी बात हम नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हमारे लास्ट यूनिट में भी है, तो इसकी बात हम वहाँ पे ही करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में कि आपका कहीं पे किसी भी नागरिक के मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार में कार्यवाही होगी एक लोक सेवक के विरुद्ध, है ना। जो कोई भी होगा, कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वहाँ पे शिकायत की जाएगी और वहाँ पे कार्यवाही होगी। कहाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बैंकिंग लोकपाल होता है ना, बैंक में भी बैंक के में व्यवस्था लाने के लिए, है ना, बनाए रखने के लिए बैंकिंग लोकपाल की भी नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारे रहे भारत में नागरिक शिकायत की जो व्यवस्था है उसकी बात है ये, है ना। अब हम डिटेल से संस्था की बात करेंगे। ये जो कानूनी ढांचा है ये इतना ही काफ़ी है।